नेक्स्ट हम सिस्टम देखते हैं फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ही हैं जो आपको गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि इस मुल्क का सिस्टम कैसा चल रहा होगा। तो इनके पहले सेलिएंट फीचर लिख लें कॉन्स्टिट्यूशन के। रिटर्न है फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर इसमें है, मीन्स के एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशल ब्रांच जो है वो सारी डिफरेंट है और सबके पास पावर है। बाइकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट मीन्स के असेंबली भी है और सेनेट भी है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। और फ्रांस जो है एक सेकुलर स्टेट है। यूरोपीय यूनियन के लिए प्रोविजंस और स्पेशल प्रिविलेजेस दी हुई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हॉट मेंबर है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स के अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इन बोथ हाउसेस एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। फ्रांस में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। इससे क्या हो रहा है पार्टी सिस्टम? बहुत ज़्यादा पार्टी होती है ना, जितनी मर्जी पार्टी आ जाए, मतलब कि जैसे पाकिस्तान में है पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ठीक है, एएनपी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, डिफरेंट जो पार्टियाँ वो रजिस्टर होकर आ सकती है। बहुत सारी कंट्रीज़ में एक ही पार्टी होती है, बहुत सारी कंट्रीज़ में जिनमें 2 पार्टी होती हैं, 2 पार्टी सिस्टम। ठीक है, मोस्टली अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम जो है ज़्यादा कहा जाता है। 1 पार्टी सिस्टम कम्युनिस्ट जो चाइना का आ जाएगा। सर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा ना इसमें फ्रांस में, तो जो पार्टीज इलेक्ट होकर आती है, मतलब जो मेंबर है, फिर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये डायरेक्ट इलेक्शन है फ्रांस का। अच्छा, अवाम के जो है नुमाइंदे वो वोट देते हैं आके। ठीक है, प्रेसिडेंट के जितने उम्मीदवार हैं हर पार्टी पहले नॉमिनेट करती है। नॉमिनेशन जो आती है ना हमेशा पार्टी की तरफ से आती है। सेम लाइक अमेरिकन सिस्टम। इसमें पहले इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज बन के आगे वो अपनी इलेक्ट करते हैं जाके। इलेक्टोरल कॉलेज आएगा डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू, मतलब मैंने वोट किया, ये 3 बंदे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, बल्कि सॉरी रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव मुख्तलिफ पार्टीज के हैं। मैं इनको वोट कर रहा हूँ, इनमें से ये तीनों जीत गए हैं, तो ये तीनों फिर आगे सिलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट। इसी तरह फ्रांस का ऐसे नहीं है। अच्छा, हाँ, फ्रांस फ्रांस का डायरेक्ट इलेक्शन है, वो उनका प्रेसिडेंट जो है अवाम इलेक्ट करती है। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट कैंडिडेट आ जाते हैं सामने अवाम के, ठीक ठीक है, अवाम जाती है वोट डालती है उनको। 2 राउंड सिस्टम होगा। अगर कोई बंदा मेजोरिटी नहीं ले सका, अगर तो पहली दफा ही मेजोरिटी ले गया है, 60% वोट ले गया है, मोर देन 51% जो ले गया वोट, ठीक है, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा। अगर वो उससे 51% मेजोरिटी नहीं आई, किसी ने 40% वोट ले लिए, किसी ने कितने भी लिए कितने, तो फिर क्या होता है, फिर सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन होता है। ठीक है, उसमें जो पहले में तो जितने मर्जी कैंडिडेट आ सकते हैं, हर पार्टी में से आता है। जो सेकंड राउंड होता है ना, उसमें से जो टॉप के 2 होते हैं जिनमें मुकाबला ज़्यादा होता है, उनको ले लिया जाता है। सेम लाइक तुर्की या ठीक विदेश है, हाँ, तो उन 2 मेंबर के दरमियान इलेक्शन दोबारा होगा। उनमें तो डेफिनेटली जो एक ने तो जीत ही जाना है फिर। ठीक है, तो जो अपनी दोबारा उनमें से 51% वोट ले जाएगा या इससे ज़्यादा ले जाएगा, उसकी गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाएगी। और सब देन 5 साल की ये इसकी मुद्दत होती है प्रेसिडेंट की, पहले 7 साल की थी, उसे कम करके। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो 5th रिपब्लिक का चल रहा है, 5वां कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का। ठीक है, जो रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस फ्रेंच था, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, ठीक है, उसके बाद भी आया था, फिर नेपोलियन के बाद भी आया, डिफरेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन आते गए हैं, उनको ख़त्म करते गए। जैसे हमारा पाकिस्तान में 3रा कॉन्स्टिट्यूशन अभी चल रहा है ना,
तो फ्रांस का 5वां कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब मुल्क में टूटते बनते रहते हैं, इनसे परेशान नहीं होना कि हमारा तीसरा है जी, ये देखिए इतने क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो फ्रांस में रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो उनका 5वां कॉन्स्टिट्यूशन अब चल रहा है। ये आया था 1958 में। और सर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, देन प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा दोनों हाउसेस के, या नहीं, वो तो अवाम करेगी ना। जो लोअर हाउस होगा उसको अवाम इलेक्ट करेगी। ठीक है। हाँ, यानी मोटो क्या है फ्रांस की रिपब्लिक का? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। ये आई थिंक वही पॉइंट है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के थे 1789 में। यही 3 पॉइंट लेके वो चले थे रेवोल्यूशन को, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। और ब्रोगन जो है एक पॉलिटिकल रिव्यू उसने फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में दिया है। कहते हैं कि ये ना ही प्रेसिडेंशियल है अमेरिका के सिस्टम की तरह, और ना ये यूके की सिस्टम की तरह पार्लिमानी है। इसको आप मिक्स सिस्टम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी पावर जो है इन्होंने प्रेसिडेंट से जो है नीचे असेंबली को डिसॉल्व की हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं पावर, ठीक है। किसने दिया था ये सर? हैं? ये नॉट प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये बंदे का नाम था कि जिसने ये कहा था? ब्रोगन, BROGAN। ब्रोगन। BROGAN। neither monarchy nor republic, neither monarchy nor republic. Not public. Neither presidential like a USA nor a parliamentary like a UK. बाइकैमरल सिस्टम है पार्लियामेंट का, ठीक है। तो उनकी जो असेंबली है उसके 577 मेंबर्स हैं फ्रांस के। लोअर हाउस जो है, जो अपर हाउस है उसके 348 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर? 577 है नेशनल असेंबली के, और सेनेट के हैं 348। जहाँ पे हम नेशनल असेंबली कहेंगे उसका मतलब होगा लोअर हाउस, जहाँ पे अपर हाउस कहेंगे उसका मतलब होगा सेनेट। अपर के 348, लोअर कितने थे? 577। 577 इनका डायरेक्ट इलेक्शन है, और सेनेट के जो मेंबर हैं उनको आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तकरीबन जो इधर सेनेट के मेंबर होते हैं उनको डिप्टी कहा जाता है। एक डिप्टी के अंदर तकरीबन 1000 अवाम आती है, 1 लाख आती है। 1 लाख जो पॉपुलेशन है उनके लिए एक डिप्टी होगा, वो मेंबर होगा सेनेट का। सर इसकी फीचर्स एक दफा रिपीट कर दीजिए। हाँ, वो मैं करता हूँ। एक इसकी है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जो है करती क्या है? जितने पहले प्रेसिडेंट रह के जा चुके हैं ना फ्रांस के, वो इसके ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। अब इमैनुअल मैक्रोन चल रहा है मौजूदा जो उनका प्रेसिडेंट है, जैसे ये ऑफिस छोड़ के जाएगा प्रेसिडेंटशिप को, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है उसका मेंबर बन जाएगा। जितने भी पहले फ्रांस के सदर गए हैं वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसका मकसद क्या है? जो जितने लॉ एंड ऑर्डर जो बिल्स वगैरह पार्लियामेंट अपने पेश करती है, ठीक है, उनको रिव्यू करते हैं, उनकी वैलिडिटी चेक करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। अच्छा स्टेप है, सारी बात है कि जो पहले रिटायर होके जा चुके हैं उनको कोई ना कोई एक उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे के मुल्क के लिए कोई काम लेना चाहिए, ठीक है। तो वो ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का मेंबर बनाते हैं, हाँ जी चेक करें ये चीज़ें, ताकि बाद में कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पे फिर आए। ये नहीं कि अपनी टर्म इंजॉय की और उसके बाद जाके दूसरे किसी मुल्क में बैठ जाओ और बैठ के गाला भी खाओ और इंजॉय भी करो। मेरे ख्याल में इसका बेहतरीन मकसद ये है कि
इस तरह वो एक तो इन कांटेक्ट रहते हैं अपनी पार्टी के साथ और लोगों के साथ, सेकंडली उनके अपने ऊपर एक चेक एंड बैलेंस वाला चेक एंड बैलेंस रहता है सारी बात, रहता है, क्योंकि अकाउंटेबल रहते हैं वो भी। अकाउंटेबल रहते हैं। मतलब आज अगर आप फैसला कोई कर रहे हैं तो कल आपको पता है कि अगर मैंने उन्हीं फैसलों को प्रेसिडेंट सेट की हुई है तो मेरे पास वही फैसले आएंगे जिनको मैंने रिव्यू करने हैं, तो आप अच्छे तरीके से फैसला करेंगे। डेफिनेटली, ठीक है। और इसी तरह यही जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है ये इलेक्शन कमीशन का काम भी करती है फ्रांस में। जब इलेक्शन होना होता है तो जितने आर्जी इख्तियारात होते हैं, केयर टेकर जिस तरह के सेटअप होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ही कर रही होती है। उसके लिए आपको नया चीफ इलेक्शन कमीशन या इस तरह के लगाने की सेटअप की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेंबर हैं, वो खुद ही सारा देख लेंगे, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन होगा, ठीक है। अगली जो जिसकी 51% आ गई है फर्स्ट राउंड में मिल गई है तो ठीक, अदरवाइज सेकेंड राउंड होगा तो 51 जिसकी है वो आके अपनी गवर्नमेंट बनाएगा और अपना काम चलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ये इसलिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेरे ख्याल में क्वेश्चन अगर आता है तो जिसने ये नहीं लिखी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल क्योंकि मेन चीज़ आ जाती है ना इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इसका इसके बाद आपने क्या कहा था, रिपीट करने हैं इसके सेलियंट फीचर्स। हाँ, सेलियंट फीचर्स के लिख लेते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर है, बाइकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी है यानी कि सेंट्रलाइज्ड पावर है सेंटर में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं, सेकुलर स्टेट है, यूरोपीय यूनियंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है। तो हमने एक सिस्टम अब पढ़ा, उसमें हमें पता चल गया कि जो निगरान सेटअप है ना उसको इलेक्शन कमीशन के बजाय किसी और तरीके से भी लेके आया जा सकता है। एक तो निगरान सेटअप से उनकी जान बच गई, दूसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन से भी उनकी जान छूट गई, दो इदारे उनके है ही नहीं, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है वो ही कैरेटिव सेटअप को देखेगी जब तक गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है इलेक्शन भी करवाएगी, इलेक्शन की जरिए बात है करवाएगी तो एक इंस्टीट्यूशन जो प्रॉपर तरीके होते हैं, लेकिन उसको हेड ये कर रहे होंगे कि उसमें कोई धांधली ना हो, ठीक है। मेंबर्स जो हैं किसी के साथ ज्यादती ना हो, उसके बाद जब गवर्नमेंट बनेगी तो इनका फंक्शन कम हो जाएंगे। जो नया प्रेसिडेंट आया है अपनी गवर्नमेंट को लेके चलेगा। बजट का भी हिफाजत तो यानी इस इलेक्शन कमीशन अपने बजट का भी हिफाजत होगा ना, यानी अब हर तरह से बचत हो रही है ना, और उन्होंने धांधली नहीं करनी, इसलिए एक सिस्टम है वो करवा देंगे इलेक्शंस कौन से, ठीक है। हमारे भी ऐसे ही होना चाहिए। पिछले प्राइम मिनिस्टर जो चीफ जस्टिस वगैरह हैं ये वो इन सब की एक काउंसिल होनी चाहिए। अब चीफ हमारा जो फौरन रिटायर होने से पहले, ठीक है, फैमिली उसकी पहले पहुंची होती है, बाय पैसा भी सब कुछ उसने सिर्फ फाइनल अपने जो होता है ना करने सिग्नेचर का मैं हो गया रिटायर, तो उसके लिए रुका होता है इधर। सर देखें शौकत अजीज तो मैं क्या पाकिस्तान में था भी नहीं जब उसने ओहदा छोड़ा था। शौकत अजीज अभी हमारे अपने दौर की